हेलो एवरीवन, मैं प्रीत मनी और आप देख रहे हैं उड़ान विद प्रीत मनी यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ स्नेहा मैम हैं जिनका 64th बीपीएससी में 34th रैंक आया था और मैम अभी सीनियर डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पे समस्तीपुर जिले में कार्यरत है। तो सबसे पहले मैम आपका वेलकम, जो आपने हमें समय दिया। और मैम के साथ आज हम लोग बीपीएससी से जुड़ी हुई जो एग्जाम होती है उसकी रणनीति के बारे में आपके साथ बात करने वाले हैं। किस किस बुक को फॉलो करें, इंटरव्यू के लिए कैसे आपको प्रिपेयर करना है, प्री मेंस के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, और बाकी बहुत सारे सवाल है जो मैम के साथ आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैम आप ये बताएं कि बीपीएससी की तैयारी जो है वो कब स्टार्ट करनी चाहिए। अगर कोई ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है तो उसको तैयारी कब से स्टार्ट करना चाहिए मैम? थैंक यू सो मच प्रीतम। मैं तो खुद को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मेरा नाम स्नेहा कुमारी है। मैं अभी सीनियर डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पे समस्तीपुर में पोस्टेड हूँ। मैंने 64th बीपीएससी क्वालिफाई किया है और मेरा रैंक 34 है। जी, आप पूछिए, आप क्या पूछना मैम चाहते हैं? जैसे बीपीएससी की तैयारी हमें करनी है तो मतलब किसी भी स्टूडेंट को बीपीएससी की तैयारी करनी है, अगर वो ग्रेजुएशन में है तो वो तैयारी को कैसे स्टार्ट करें और किस टाइम से स्टार्ट करें मैम? पहले तो आप टाइम बताइए मतलब बीपीएससी की तैयारी करने के लिए मैम। देखिए, सिविल सर्विसेज की जो तैयारी होती है उसमें सब्जेक्ट्स आमतौर पे सबको मालूम ही होते हैं, जो भी हमारे जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स और कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये जो तैयारी है वो बहुत ही बेसिक चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। तो आप अगर ग्रेजुएशन में हैं और आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अपने ग्रेजुएशन के शुरुआती दिनों में ही ये तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसकी तैयारी जो होती है वो बिल्कुल बेसिक बुक से होती है। आपके 6th क्लास से जो बेसिक एनसीईआरटीज़ की किताबें होती हैं, आपको वहाँ से अपनी तैयारी शुरू करनी होती है। तो आप ग्रेजुएशन के साथ-साथ भी इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, बट बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेते हुए भी बहुत कंफर्टेबली इसकी तैयारी ग्रेजुएशन के साथ-साथ की जा सकती है। मैम तैयारी के दौरान मतलब स्टेज जैसे प्री मेंस इंटरव्यू होता है तो किस किस बुक को फॉलो करना चाहिए? आपने अपनी तैयारी कैसे की थी? आप ये बताएं मैम कि आपने अपनी तैयारी कैसे की थी? मैंने अपने ग्रेजुएशन के बाद मैंने इंजीनियरिंग किया है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड से, भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। तो मैंने इंजीनियरिंग के दौरान तो तैयारी नहीं की थी, क्योंकि तब तक मैंने बहुत डिसाइड नहीं किया था कि हाँ, मुझे किस फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग ही दिमाग में था। लेकिन अपने इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद जब मैं जॉब में गई, मैंने करीब 3.5 साल जॉब किया है इंजीनियरिंग के बाद। तो जब मैं जॉब में गई, मैंने बैंगलोर जॉइन किया। तो जॉब में जाने के कुछ महीनों के बाद मुझे लगा कि इस फील्ड में इंटरेस्ट तो हमेशा से था। तो मैंने सोचा कि साइड से थोड़ा पढ़ के देखती हूँ कि मुझे कैसा लगता है, मुझे तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मैंने अपने जॉब के साथ ही तैयारी की थी, क्योंकि प्राइवेट जॉब था तो थोड़ा डिमांडिंग भी था, उसमें काफ़ी समय देना पड़ता था। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचता था, पर मैं कोशिश करती थी कि दिन के 4-5 घंटे तो ज़रूर अपनी पढ़ाई को दूँ। तो मैंने तैयारी अपनी जॉब के साथ ही की है। लेकिन जॉब के बाद जब मुझे एक अटेम्प्ट देना था तो मेरे पास इतना समय नहीं रहता था कि मैं फुल फ्लेजेड तैयारी कर सकूँ, क्योंकि जैसे-जैसे एग्ज़ाम का समय नज़दीक आता है, आपको ज़्यादा तैयारी करनी होती है, ज़्यादा समय देना होता है। तो मैंने अपना जॉब छोड़ दिया था और फिर मैंने दिल्ली जाके तैयारी की थी इसकी। यस मैम। मैम तैयारी के दौरान आपने किन-किन बुक को, किन-किन रिसोर्सेज को आपने फॉलो किया था? आप ये बताएं मैम। मैंने जैसे कि सब टॉपर्स बताते हैं, तो मैंने टॉपर्स का इंटरव्यूज़ देखा था और मैंने बेसिक बुक्स से तैयारी शुरू की थी। बेसिक बुक्स में आपके 6th क्लास से जो स्टैंडर्ड बुक्स आते हैं, आपको बुक लिस्ट कोई भी टॉपर बता देगा। एक बार मैं भी रिपीट कर देती हूँ, जितना मुझे याद है अभी तक बुक्स। ज्योग्राफ़ी आपका 6th टू 12th आपको सारी बुक्स पढ़नी है, ज्योग्राफ़ी एनसीईआरटी की। आप मतलब मैंने पुरानी वाली भी पढ़ी थी, पुरानी जो एनसीईआरटी की ज्योग्राफ़ी है 11th और 12th की, वो भी मैंने पढ़ी थी और वो मुझे नए वाले से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल लगी। मुझे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए किसी और बुक की बहुत ज़रूरत महसूस नहीं हुई, ज्योग्राफ़ी का एनसीईआरटी काफ़ी था। उसके अलावे हिस्ट्री के लिए जो एंशिएंट हिस्ट्री की एनसीईआरटी की किताब है पुरानी वाली, वो मिडिवल के लिए भी पुरानी हिस्ट्री की जो सतीश चंद्रा की किताब आती है, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस और एक और बुक ली थी जो पुरानी एनसीईआरटी की ही बुक है, मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्रा की। ये 2 बुक मैंने हिस्ट्री के लिए फॉलो की थी।
इसके अलावा इकोनॉमिक्स के लिए आप किसी भी कोचिंग का स्टडी मटेरियल उठा सकते हैं और उसको आपको सप्लीमेंट करना पड़ेगा 12th के जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की किताब है एनसीईआरटी की, उसको मैंने श्रीराम आईएएस की बुकलेट पढ़ी थी। और क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसकी कोई ऐसे एक किताब सफिशिएंट है नहीं, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं और वो अलग अलग किताबों में आते हैं। तो आप एक कोचिंग मटेरियल ले लीजिए और जो भी टॉपिक में मुझे दिक्कत होती थी वो टॉपिक में मृणाल सर का वीडियो है, उसमें कुछ 60-70 वीडियोस हैं मेरे ख्याल से यूट्यूब पे और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसमें से वो कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़े थे जो मुझे मतलब वहाँ से पढ़ के काफ़ी क्लैरिटी आ गई थी। इसके अलावा एनवायरनमेंट के लिए जो एक किताब आती है शंकर आईएएस की, वो हो गई। करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर मैंने फॉलो किया है। न्यूज़पेपर में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि न्यूज़पेपर हम लोग सब चाहते हैं कि हम टॉपर्स का भी सुनते हैं तो वो भी कहते हैं कि 2 न्यूज़पेपर फॉलो कीजिए, डेली पढ़िए। पर प्रैक्टिकल बात यह है कि डेली कभी-कभी न्यूज़पेपर नहीं हो पाता है बहुत सारे कारणों की वजह से, तो उससे घबराना नहीं है। अगर आपने मान लीजिए कि हफ्ते में 1-2 दिन मिस हो गया तो उससे कुछ बहुत नुकसान नहीं होता है, पर कोशिश करनी चाहिए उसको कंसिस्टेंटली बनाए रहने की। और उसके अलावा एक मैगजीन आप कोई भी इंस्टीट्यूट का मैगजीन आप उठा लीजिए, वो आप पढ़िए। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो मैगजीन जस्ट एक रिवीजन की तरह होता है, वो बहुत जल्दी कवर हो जाता है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये करंट अफेयर्स के लिए और इंटरनेशनल भी आपका वहीं से कवर हो जाता है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, वेल नोन है। एक किताब पॉलिटी के लिए काफ़ी है, मतलब लक्ष्मीकांत के अलावा आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ मतलब ये बेसिक किताबें हैं, ये आपकी प्रीलिम्स की तैयारी भी हो जाएगी इससे और मेंस की भी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावे कुछ टॉपिक्स जब हम पढ़ते हैं तो कुछ टॉपिक्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कम इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। आप 10 साल का क्वेश्चन उठा लीजिए और उसको बहुत अच्छे से बनाइए, 2 बार 3 बार बनाइए उसको, तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा कि हाँ, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक एनसीईआरटीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अलावे मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा सोर्सेस आपको देखने की ज़रूरत है। मैम, जैसे एग्जाम के दौरान आंसर राइटिंग लिखना होता है, तो आंसर राइटिंग कैसे लिखें, वो उसके बारे में आप कुछ बताएं। और साथ में साथ टाइम का जो मैनेजमेंट होता है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल को जानते हैं लेकिन एग्जाम में जब जाते हैं तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं टाइम का जो है वो अभाव हो जाता है, तो उसको कैसे मेंटेन करें मैम? देखिए, आंसर राइटिंग स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके थॉट प्रोसेस पे। Yes, आप चीज़ों को जैसे सोचते हैं वैसे ही आप उतारते हैं उसको पेपर पे। yes. तो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जब आपको करना है तो एक तरीका ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लीजिए, उसमें उतने ही क्वेश्चंस आपको रियल एग्जाम में भी 2.5 या 3 घंटे में आपको करने होते हैं। तो आप टाइमर लगा लीजिए 2.5 घंटे 3 घंटे का और वो पूरा क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। कि ठीक है, हमें जितना आता है हम उतना ही लिखेंगे। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं आता हो या कोई टॉपिक देख के आपको घबराहट होता हो कि याद नहीं है, जब हम एक बार और देख लेते तो शायद बेहतर लिख पाते, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ईमानदारी से आप टाइमर लगाइए, जितना आता है आपको, 4 ही लाइन आती है एक आंसर में, आप वो ही लिखिए। लेकिन लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक दिमाग जो है वो ये नहीं जज कर पाएगा कि हम किस चीज़ में कमज़ोर हैं, हमें किस चीज़ में काम करने की ज़रूरत है। ताकि जब आप रिवाइज़ करें तो आपको ये पता हो कि हाँ, हमें इस चीज़ को रिवाइज़ करना है और इस तरीके से रिवाइज़ करना है, आंसर राइटिंग में इसमें हेल्प मिलेगी। Yes, तो आप क्वेश्चन उठाइए, टाइमर लगाइए और उसको पूरा लिखिए। मतलब जब आप ऐसा 4-5 साल के क्वेश्चंस के साथ कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आप में बहुत ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आता है। और ये मतलब हम लोग सब ग्रेजुएट हैं तो कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, इसमें कोई जादुई जैसी चीज़ नहीं है, वो आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा और ये कोई और आपको सिखा भी नहीं सकता है। और हाँ, अगर आपको तब भी दिक्कत है तो टॉपर्स के आंसर कॉपी आपको मिल जाते हैं ऑनलाइन, तो आप वो कॉपी उठाइए, देखिए कि उन्होंने किसी क्वेश्चन को कैसे एड्रेस किया है और फिर आप उसको अपने वर्ड में लिखने की कोशिश कीजिए, उससे आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगा। मैम, जैसे हम लोग ये करते हैं, जैसे आपका ट्रेनिंग बिपार्ड में हुआ होगा मैम, ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा आप बताइए कि ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ट्रेनिंग में क्या होता है। जी, हमारे बैच की ट्रेनिंग बिपार्ड में हुई थी 2022 में। 2022 सितंबर में स्टार्ट हुई थी और हमारी 2023 के अप्रैल लास्ट में ख़त्म हुई थी ट्रेनिंग बिपार्ड की। तो काफ़ी लंबी रही है हमारी ट्रेनिंग और बिपार्ड की ट्रेनिंग काफ़ी डिसिप्लिन्ड होती है। Yes. हमारा शेड्यूल सुबह के 6 बजे से शुरू होता है, जिसमें पीटी इन्वॉल्व है।
उसके बाद थोड़ा सा टाइम ब्रेक मिलता है हमें ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए। देन हमारी क्लासेस होती है 8:30 टू इवनिंग 6 o'clock तक, और उसके बाद फिर योगा क्लासेस होती हैं। फिर डिनर करने के बाद आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचता है, Yes. सो अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करना चाहें, कोई स्पोर्ट्स वगैरह, तो वहाँ पे वो फैसिलिटी अवेलेबल है। आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। Yes, ma'am. देन अगेन नेक्स्ट मॉर्निंग 6 o'clock यू हैव टू बी ऑन फील्ड। जैसे मैम आपने इंटरव्यू में गया होगा, तो इंटरव्यू के बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि इंटरव्यू को कैसे फेस करना। बहुत सारे लोग इंटरव्यू में जाने से पहले ही घबरा जाते हैं, तो इंटरव्यू के बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि इंटरव्यू को कैसे हैंडल करें, और इंटरव्यू किस चीज़ों पे मतलब क्या खुद के अंदर क्या ऐसा चेंज रखें कि इंटरव्यू को बहुत अच्छे तरीके से टेकल कर पाए मैम। सबसे पहले तो इंटरव्यू जो है वो आप उसको एग्जाम की तरह मत लीजिए, आप उसको ये इस तरह से लीजिए कि हमें कुछ बहुत अच्छे लोग जो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, जिन्होंने फील्ड में काफ़ी काम किया है, उनसे आपको बातचीत करने का मौका मिलेगा। तो ऐसे लोगों के सामने पहुंचना ही खुद बहुत बड़ा प्रिविलेज है, सबको ये मौका नहीं मिलता है। तो जब आपको ये मौका मिले तो आप उसको एंजॉय कीजिए, उसको बहुत पॉजिटिवली लीजिए। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो आप सबको डैफ भरना होता है अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होते हैं, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से होते हैं, आपकी हॉबीज़ होती है, आपने अगर कुछ अचीव किया है तो वो उसमें लिखना होता है। तो जो भी आप अपने डैफ में लिखें, या आपका होम टाउन, आपका एड्रेस, आपका जो भी अभी तक का अचीवमेंट है या बैकग्राउंड है, आप उसमें लिखते हैं। और जो भी चीज़ें आप उसमें लिखते हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर आपका जो भी निवास स्थान है उसके बारे में कोई चीज़, अगर कोई जानकारी प्रचलित है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप अगर सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दे रहे हैं तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अवेयर सिटीजन हैं, आपको दूसरों के राइट्स के बारे में भी पता है और आपको अपने राइट्स के बारे में भी पता है। तो आपको आसपास का बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ की हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, वो किस चीज़ के लिए फेमस है, क्या वहाँ की प्रॉब्लम्स है और उसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। इन लाइंस पे आप तैयारी कीजिए। उसके अलावा एक हॉबी आपको उसमें मेंशन करना होता है, तो आप जो भी हॉबी उसमें लिखिए वो कोशिश कीजिए कि वो जेन्युइन हो, आपकी रियल वो हॉबी हो। और अगर ऐसी कोई हॉबी है जिसको आपने बहुत दिन से फॉलो नहीं किया है, प्रिपरेशन के दौरान हमें बहुत समय नहीं मिलता है, तो उस इंटरव्यू के पहले कुछ टाइम पहले, 2 महीने 3 महीने पहले आप उस हॉबी को फिर से रिवाइव कीजिए, उसको थोड़ा सा जीने की कोशिश कीजिए, ताकि वो जेन्युइनिटी आपके अंदर आए। उसके बारे में थोड़ा सा आप पता कीजिए। जैसे कई बार होता है कि हम हॉबी तो हम लोग लिख देते हैं, लेकिन हमारे पास अपने हॉबी पे इन्वेस्ट करने के लिए इतना समय नहीं होता। बट थोड़ा सा समय आप निकालिए उस पे इन्वेस्ट करने के लिए, और खुद से फ्रेम कीजिए कि अगर आपके सामने कोई बैठा होगा इस हॉबी के बारे में तो उसको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। क्वेश्चंस फ्रेम कीजिए, उसका आंसर लिखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसको और इम्प्रूव कीजिए। कुछ मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट काफ़ी हेल्प करेगा। आप जो वीकनेसेस हैं वो मॉक टेस्ट में सामने आप उस पर काम कर सकते हैं। 4-5 मॉक टेस्ट आई थिंक आप दे सकते हैं अपने जगह और सुविधा अनुसार। और अगर आप नहीं भी दे पाए किसी वजह से, या आपके पास समय का अभाव है या जगह आपके पास नहीं है, वैसी आप उस स्थान पे नहीं है, तो आप मिरर के सामने खड़े होके खुद का इंटरव्यू खुद ले सकते हैं। क्वेश्चंस बनाइए और सामने में खुद को देख के आप प्रैक्टिस कीजिए, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और इंटरव्यू जो है वो मुझे लगता है ज़्यादातर आपने जो भी अभी तक का जीवन बिताया है उसमें आपने क्या क्या सीखा है वो उसके बारे में ज़्यादा है, तो उसके बारे में ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आप ज़्यादा फेक कर सकते हैं वहाँ पे। तो जो भी आपके पास है आप ये मान के रखिए कि जो भी आपके पास है वो आपने अपने हिसाब से बेस्ट किया है। आपके पास जो भी रिसोर्सेस या जो भी माहौल है आपने उसमें खुद को बहुत अच्छे से ग्रूम किया है, कॉन्फिडेंस रखिए उस पर। और जो भी आपसे सवाल पूछा जाए उसका बहुत सही सही जवाब दीजिए। अगर आपकी कोई कमजोरी है तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। कोई भी इंसान जो है वो उसके पास सारे गुण तो नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ कमी सब में होती है, तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सबके साथ ही होता है, और पैनल भी काफ़ी मैच्योर्ड लोग होते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो वो ये बात जानते हैं पहले से। यस मैम। मैम जैसे आपकी पोस्टिंग सीनियर डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पे हुई, तो मैम पोस्ट पे आने के बाद क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक सीनियर डिप्टी कलेक्टर के ऊपर आता है, इसके बारे में बताएं। जी, जब बीपीएससी में हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो रिजल्ट के कुछ टाइम के बाद एक लिस्ट निकलती है जिसमें आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट होता है। तो उस डिस्ट्रिक्ट में आपको जाके अपना ज्वाइन करना होता है।
और वहाँ पे आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। वो गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, आपको वो किसी एक डिपार्टमेंट का चार्ज देते हैं, 1 या 2 या 3 जितना भी मतलब उनकी मर्जी हो या जो भी वहाँ अवेलेबल हो। तो उस डिपार्टमेंट में जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको हैंडल करनी होती है। और कुछ पोस्ट जो होते हैं वो नोटिफाइड पोस्ट होते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से ही नोटिफाई होके आते हैं। जैसे कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का पोस्ट हो गया, जिनको एक पूरे सब डिविजन की जिम्मेदारी दी जाती है। एक DCLR का पोस्ट है जो कि लैंड रिफॉर्म्स का पोस्ट है, वो भी नोटिफाइड पोस्ट है, वो भी गवर्नमेंट नोटिफाई करके भेजती है। तो क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है तो इसमें काफ़ी डाइवर्सिटी है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। तो जो भी आपको डिपार्टमेंट दिया जाता है आप उसके लिए काम करते हैं, उस जिले के लिए। Yes, ma'am. जैसे मैम आप लोग सीनियर डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पे ज्वाइन किए, तो प्रमोशन करके आप लोग कहाँ तक जा सकते हैं? प्रमोशन के बारे में, अगर प्रमोशन होता है तो आप लोग जी, हम लोग जो हैं वो प्रमोशन होके सेक्रेटरी लेवल तक जाते हैं। Yes, ma'am. एज अ सीनियर डिप्टी कलेक्टर हम ज्वाइन करते हैं जिले में, हमारा नेक्स्ट प्रमोशन डिप्टी सेक्रेटरी होता है, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन हम लोगों का ADM रैंक में होता है। तो और फिर आगे प्रमोशन होके हम सेक्रेटरीज बन सकते सेक्रेटरी हैं। तक जा सकते हैं। मैम जैसे आप SDM हैं, तो गवर्नमेंट के द्वारा आपको क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं? गवर्नमेंट के द्वारा हमें आवास मिलता है, सरकारी आवास मिलता है, सरकारी गाड़ी मिलती है, ऑफिस में चैम्बर मिलता है, और ऑफिस के स्टाफ होते हैं जो हमारा ऑफिस का काम संभालते हैं, ये फैसिलिटी दी जाती है। थैंक यू मैम, आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे इतना समय दिया, और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और उसका जवाब देने का हम लोग प्रयास करेंगे। जो बहुत जेन्युइन होगा तो मैम से कांटेक्ट करके आप लोगों के बीच में उसका जवाब देने का हम लोग प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।